हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो काफी इजी टॉपिक है, थोड़ा फंडामेंटल है। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इससे पहले हमने क्या देखा हुआ था इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों कि रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ऐसा फॉर्मूला हमने बच्चों देखा हुआ था, अगर आपको याद हो। ओके, जिसमें रेजिस्टिविटी हमने क्या बोला, किस पर डिपेंड है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड है और रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड है। तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मेटल्स के लिए क्या होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा और एलॉयज के लिए क्या होगा। तो अभी हम बात करें मेटल्स की, तो आप भली बात ही जानते हो कि मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो क्या चेंज आ सकता है। तो फिर से मैं आपके सामने फॉर्मूला रखूं तो m बाई एन स्क्वायर टाउ दैट इज रेजिस्टिविटी। तो हमें इतना तो मालूम पड़ा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। मतलब हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा वो कौन सी दो चीजों पर डिपेंड्स है। डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओके बच्चों, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सिंपली क्या होगा। तो अगर गिवन मेरे पास कोई मेटल्स है उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सारे, मान लो अगर टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा बच्चों तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर दैट इज 3/2 kBT के अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। मतलब ये पहले 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे थे, चल रहे थे, तो अब हो सकता है ये 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगे। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब इसमें मोलिकुलर वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। मोलिकुलर वाइब्रेशन बढ़ा मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो पहले ये इलेक्ट्रॉन टकराने के लिए मान लो कि 0.2 सेकंड का टाइम लगा रहा था, अब इसकी स्पीड बढ़ गई, थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब हम बोल सकते हैं बच्चों की ये हो सकता है 0.05 सेकंड टाइम लगाए। मतलब कि इसका जो कोलिजन का टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, वो क्या हो गया बच्चों, इसका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। ओके, तो ये सिंपल सी बात है और सिंपल सा लॉजिक है कि अगर थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम मतलब एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विल बी रिड्यूस्ड। ओके, सो ये एवरेज टाइम रिड्यूस हुआ और आप भली बात ही जानते हो कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। मतलब रेजिस्टिविटी फाइनली क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ओके बच्चों, तो ये रो क्या था, रेजिस्टिविटी था। और एक चीज कि आप बोल रहे हो कि सर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में चेंज नहीं होगा। यस, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि मेटल्स है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली 10⁻26 उसकी नंबर डेंसिटी पर मीटर क्यूब इतनी होती है। कितनी बच्चों, 10⁻26 टू 10⁻28 के पावर में होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया, नंबर डेंसिटी में क्या हुआ कि हो सकता है कि जितनी है उसमें 100-200 बढ़े। अब आप बिलियनर नहीं ट्रिलियनर हो, आप है वो, आपके पास बिल गेट्स जितने पैसे हैं, मुकेश अंबानी जितने पैसे हैं, और अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई मुझे 200 रुपीज दे दो, 300 रुपीज दे दो, तो क्या आपकी आय में कोई कमी आएगी? आपकी संपत्ति जो भी है उसमें कमी नहीं आने वाली है। तो ऐसी बात है कि नंबर डेंसिटी इतनी तो थी, अब इसमें जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, अभी इंक्रीज हो रहा है तो वो बहुत ही मामूली है एज कंपेयर टू द टाउ। रिलैक्सेशन टाइम के कंपेयर में बहुत ही मामूली चेंज है। ओके बच्चों, तो इसमें कोई चेंज हम इसलिए कंसीडर नहीं करते, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मैंने एन का डिस्कशन नहीं किया। ओके, चेंज इन एन इज नेग्लिजिबल, सो ये ध्यान में रखना बच्चों। ओके, बुक्स में सिर्फ इसका डिस्कशन दिया हुआ है रिलैक्सेशन टाइम का, लेकिन एन में चेंज होता है, लेकिन बहुत ही मामूली सा होता है जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे गिवन मेटल के लिए तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। काहे को, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है। मतलब मैं कंडक्टिविटी के लिए जाऊं बच्चों, कंडक्टिविटी सिग्मा, तो कंडक्टिविटी सिग्मा क्या होने वाली है बच्चों, कम होने वाली है। सो इट इज योर आंसर। ओके, नाउ अब अगर हम डिस्कस करें बच्चों, तो मुझे अभी टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का रिलेशन चाहिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस। ओके, तो अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर की बात करें तो टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या रहता है, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इट इज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो बच्चों ये रिलेशन है कि रेजिस्टिविटी चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होती है, वेयर रो इज व्हाट, वेयर रो
दैट इज द रेजिस्टिविटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो T माइनस टी नॉट, ओके, या T2 माइनस T1, इट्स योर चॉइस। सो resistivity at given temperature T. Similarly, rho naught, that is resistivity at reference temperature below than given temperature, मतलब at given reference temperature। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा बच्चों, ध्यान रखना, ओके। रेजिस्टिविटी एट गिवन रेफरेंस टेम्परेचर, ये एक ध्यान में रखना है आपको, गिवन रेफरेंस टेम्परेचर टी नोड। नोड का मतलब ये नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर ऑलवेज होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने क्या बोला, गिवन रेफरेंस टेम्परेचर। सपोज मेरा रेफरेंस टेम्परेचर 20 है तो रो 20 होगा, तो यहाँ पर टी नोड कितना लेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस लेंगे। और अब नई चीज क्या अब दिख रही है आपको, टी और टी नोड तो मालूम पड़ गया अल्फा। सो अल्फा इज वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज अल्फा। तो अल्फा को थोड़ा अच्छी तरीके से और अगर हम डिफाइन करें बच्चों, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को रो इज इक्वल टू, पहले तो रो नॉट मल्टीप्लाई कर दूं, तो रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। फिर आप देखोगे तो रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। सो यू कैन सी कि अगर अल्फा को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो दैट इज व्हाट, 1 बाय रो नॉट रो माइनस रो नॉट बाय टी माइनस टी नॉट। सो रो माइनस रो नॉट को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, अगर स्मॉल चेंज हो रहा है सो इट्स डी रो, और टेम्परेचर में स्मॉल चेंज हो रहा है देन इट इज dt। इसको डेल्टा रो बाय डेल्टा टी भी लिख सकता हूं, इट्स योर चॉइस। सो ये अल्फा हमें मिला, तो अल्फा का यूनिट क्या होगा, ये भी रेजिस्टिविटी नीचे भी रेजिस्टिविटी, उसका यूनिट चला गया, मतलब सिर्फ टेम्परेचर का, मतलब हम बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन इनवर्स, ओके। सो इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसको हमें डिफाइन करना है बच्चों, तो इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो कि यहां पर ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हमें बनानी है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। नहीं समझे, सो कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड, कुछ नहीं है बच्चों, मैथमेटिकल डेफिनेशन ही बनानी है हमें, डिफाइन एज, तो डी रो मतलब डेल्टा रो मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी, या फिर इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी आप बोल सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ने वाली है, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी की, पर यूनिट हमारे पास कितनी रेजिस्टिविटी है, रेफरेंस टेम्परेचर पहले से मौजूद होगी, इसलिए हम बोलेंगे पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट डेल्टा टी, मतलब कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ओके, गिवन टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितनी बढ़ रही है, सो राइज इन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके। सो बच्चों एक और चीज समझो कि इसको मैथमेटिकली याद रखो कि 1 बाय रो डी रो बाय dt है, तो ये कहां से आया, तो ये बेसिक इक्वेशन एक ही याद रखनी है। ऐसी इक्वेशन आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में देखी हुई है, L इज इक्वल टू L डॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद करो, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो बस उसी तरीके से अब L को रो के साथ रिप्लेस कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ओके बच्चों। तो ये मैंने आपको जो भी समझाया वो किसका समझाया, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो सिमिलरली हम एक और चीज जानते हैं बच्चों कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो अगर हम एल और ए गिवन है लेंथ और एरिया को क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट कंसीडर करें तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अगर कांस्टेंट कंसीडर करें तो हमें तो टेम्परेचर डिपेंडेंस फाइंड करना है, मतलब मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी ये लगा सकता हूं बच्चों, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब टी माइनस टी नॉट या फिर डेल्टा टी बोल दो। So it's the formula to find out the resistance when temperature is changed. Okay. Again, R मतलब resistance is T temperature. R not मतलब resistance as at reference temperature. That's it. Okay बच्चों, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि इसका
मेटल्स के लिए टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी में क्या ग्राफ होता है और एलॉयज के लिए क्या ग्राफ होता है। तो सबसे पहले ये आपको नोट डाउन इतना करना पड़ेगा, बुक और बॉल पेन ऑलवेज साथ में रखना वीडियो देखते वक्त और नोट डाउन करते रहो। नाउ स्टैंडर्ड मेथड क्या है बच्चों, मालूम है घर पर पढ़ने की, कि सर ने ये टॉपिक यहाँ पर पूरा किया सपोज, तो उस टॉपिक को पुश करो, वहां पर स्टॉप करो, फिर वहां से वो पूरा नोट अपनी नोट्स में लिखो, फिर नेक्स्ट जो भी चल रहा है उस पर ध्यान दो। आप क्या करते हो, पूरा वीडियो देख लेते हो, फिर नोट डाउन करना है तो करते हो वरना नहीं करते हो। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी। ओके, आप अगर घर पर बैठे बैठे पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा कि पूरा वीडियो आप देखोगे फिर पूरा छाप दोगे, वो तो वही हुआ बच्चों, छापने वाली बात ही नहीं होगी यहां पर अभी। अब हम देखेंगे टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का ग्राफ फॉर मेटल, कि अगर हम मेटल्स में लो टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की बात करें, तो लो टेम्परेचर में ये सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। लाइक अभी हमने देखा तो ये लीनियर इक्वेशन मिल रही है, रो इज इक्वल रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की बात करें, कि लाइक मैं बात कर रहा हूं 0 केल्विन, मैं बात कर रहा हूं 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन और 200 केल्विन। सो आपने अभी यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि ये टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर से कम है, 0 डिग्री सेल्सियस से सारे टेम्परेचर कम है, तो लो टेम्परेचर पर ये इसका वेरिएशन स्ट्रेट लाइन नहीं होता है बच्चों। तो ये रेजिस्टिविटी रो बोल दिया, वो कैसे चेंज होती है 10⁸ ओम मीटर के अराउंड में। मान लो कि ये 0.1 है, ये 0.2, 0.3 ऐसे है। ओके, तो इसमें चेंजेस है वो सडन होता है। लो टेम्परेचर पर 0 केल्विन की बात करो तो कोई रेजिस्टिविटी नहीं होती है, इसलिए हमने 0 बोला। लेकिन जैसे जैसे लोअर टेम्परेचर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें वेरिएशन है वो लिनियरली नहीं होता है, नॉन लीनियर वेरिएशन होता है। ये कैसा वेरिएशन होगा, नॉन लीनियर वेरिएशन होता है। ओके, सो बी केयरफुल। ये किसके लिए मैंने ग्राफ आपको समझाया, मेटल्स के लिए समझाया। ओके, नाउ ऐसे ही अगर हम एलॉयज की बात करें तो एलॉयज में कैसे वेरिएशन होता है रेजिस्टिविटी का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो एलॉयज मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स, टू और मोर देन टू मेटल्स, या कि लाइक एग्जांपल बोले तो नाइक्रोम, कि सिंपली नाइक्रोम अगर मैं कंसीडर करूं उसकी रेजिस्टिविटी रो 10⁻⁻6 ओम मीटर यहां पर है, मान लो ये -8। तो बच्चों ये टेम्परेचर T है। तो एलॉयज के लिए बच्चों इसमें वेरिएशन क्या होता है मालूम है, कि एलॉयज में एक उसकी खासियत होती है कि अगर मैं टेम्परेचर कुछ लिमिट से कम कर दूं ना बच्चों, तो भी उसमें रेसिडुअल रेजिस्टिविटी रहती है। लाइक मैंने 0 केल्विन टेम्परेचर किया ना, तो उसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल रेजिस्टिविटी रहेगी। मतलब एलॉयज में रेजिस्टिविटी 0 नहीं बनती है। ओके, कुछ ना कुछ रेसिडुअल रेजिस्टिविटी रहती है। और अगर हम उसका ग्राफ अगर देखें, ये 50, ये 100 केल्विन, ये 200 केल्विन, तो ये ऑलमोस्ट लीनियर रहता है। ये नाइक्रोम की बात की। ऐसे अगर हम टंगस्टन की बात करें बच्चों, तो टंगस्टन में क्या होगा बच्चों, कि टंगस्टन वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है। नाइक्रोम में तो फिर भी ऐसा चेंज दिखा, टंगस्टन में तो रेजिस्टिविटी बहुत ही मामूली चेंज होती है। ओके, तो जो ये फॉर्मूला हमने लगाया रो इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वो हमने किसकी बात की थी, मेटल्स की बात की थी। अगर एलॉयज में अगर हम वेरिएशन देखें तो वो क्या होता है, नाइक्रोम की बात करें तो लीनियर होता है, टंगस्टन देखें तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और 0 केल्विन करने पर भी रेजिस्टिविटी 0 नहीं बनती है, कुछ ना कुछ रेसिडुअल रहती है। ये तो एलॉयज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो ये क्या डिस्कस किया बच्चों हमने, कि टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी फॉर एलॉयज। अब हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में क्या चेंज आता है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। सेमीकंडक्टर और एलॉयज नहीं सॉरी नॉन मेटल्स मतलब कि इंसुलेटर। तो फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगेन फॉर्मूला हमारा क्या था, तो रो इज इक्वल टू m बाय n स्क्वायर टाउ, ये हमारा फॉर्मूला है। नाउ सेमीकंडक्टर में क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम में इतना चेंज नहीं आता है। अगर हम इंसुलेटर की बात करें या फिर सेमीकंडक्टर की बात करें, रिलैक्सेशन टाइम में इतना कोई चेंज नहीं आता है टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन जो नंबर डेंसिटी ना उसमें डेफिनेटली चेंज आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या है। इट्स द काइंड ऑफ अ मटेरियल व्हिच प्रॉपर्टी इज इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
ओके, कि उसके एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये उसका एग्जाम्पल है। दूसरी चीज आप ऐसे याद रख सकते हो कि सेमीकंडक्टर मतलब व्हाट, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन से तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से दे सकता है, ना ही किसी के पास से ले सकता है। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जनरली क्या करता है सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर की अपने आजू बाजू वाले, लाइक ये मैंने बोल दिया कि सिलिकॉन है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अगेन 4 किसी को देगा नहीं, 4 किसी से लेगा नहीं, ये आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ओके, तो ये क्या करता है सिलिकॉन, कि अपने आजू बाजू वाले जितने भी पड़ोसी है उससे पार्टनरशिप करता है। बच्चों, ये केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, पार्टनरशिप से अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अगर ये अपनी ऑक्टेव कंप्लीट कर रहा है, अष्टक, अपना अष्टक अगर कंप्लीट कर रहा है, तो आप देख सकते हो 8 हो गए। मतलब इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता है ना, वैसे वैसे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है ना n, वो भी बढ़ने लगता है। ओके, मतलब कि अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो उसमें नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है। लेकिन मुझे मालूम है आप तो मानने वाले तो हो नहीं कि सर ने बोल दिया और मान लिया, तो सिंपली उसका रिलेशन क्या होता है नंबर डेंसिटी का, वो देखे। हमें यहाँ से ये तो मालूम पड़ा कि रिलैक्सेशन टाइम में इतना कोई चेंज नहीं होता है। मतलब रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है सेमीकंडक्टर के लिए, नंबर डेंसिटी n पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी पर। तो n का फॉर्मूला बच्चों क्या रहता है, n नॉट e raised to minus Eg by kBt फॉर सेमीकंडक्टर। ओके, वेयर kB is Boltzmann constant, T is temperature and Eg that is energy gap. So energy gap is what? It is nothing but the energy difference between वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मुझे मालूम है अब आपका दिमाग घूमने लगा है, लेकिन क्या करें, अब चलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखो, ये हमारा फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 है सेमीकंडक्टर, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अभी जितना जरूरी है उतना ही मैं डिस्कशन कर रहा हूं। ओके, तो सेमीकंडक्टर में अभी मैंने बोला कि Eg क्या है, तो वैलेंस बैंड मतलब कि जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ हो। ओके, वैलेंस बैंड मतलब इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ हो, कंडक्शन बैंड मतलब खाली, कि इलेक्ट्रॉन को अगर सेमीकंडक्टर से बाहर निकलना है तो सबसे पहले वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में, फिर वहां से बाहर निकल पाएगा। ओके, तो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस रहता है, एनर्जी गैप, ओके, उसको हमें बोल दिया Eg, एनर्जी गैप। वैलेंस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, दैट इज कंसिडर्ड एज एनर्जी गैप। ओके, तो अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि एनर्जी गैप Eg क्या है। तो अब हमें तो अभी सिर्फ किसका ऑब्जर्वेशन करना है बच्चों की, टेम्परेचर डिपेंडेंस स्टडी करना है। एनर्जी गैप तो हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले। तो अभी टेम्परेचर डिपेंडेंस इसका कुछ ऐसे रहता है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, n नॉट बाय e raised to Eg by kBt। सो थोड़ा सा दिमाग लगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म डिक्रीज हुआ, अगर ये पूरा टर्म डिक्रीज हुआ तो e raised to पावर डिक्रीज हुआ, अगर ये डिनोमिनेटर में e raised to डिक्रीज हुआ मतलब n क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं समझे, छोटा सा अपना दिमाग है ना वो लगा दो कि e raised to Eg by kBt, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा मतलब ये पूरा टर्म डिक्रीज हुआ, ये पूरा टर्म डिक्रीज हुआ मतलब e का पावर डिक्रीज हुआ, लेकिन e का पावर पूरा डिनोमिनेटर में है, माइनस पावर से इसलिए डिनोमिनेटर में लिखा, मतलब n क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर n बढ़ा तो रेजिस्टिविटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। सो वी कैन से कि अगर हम देखें तो सिंपली यहां पर नंबर डेंसिटी का रिलेशन ये है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब ये टर्म क्या हुआ बच्चों, इंक्रीज हुआ मतलब कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर के लिए क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब कि नंबर डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हुआ। अगर नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके बच्चों, ये रिलेशन में आप टेम्परेचर की 2 बार भी अलग अलग वैल्यू रख दो, Eg1 ले लो, Kb की वैल्यू रख दो, आप सोल्व कर सकते हो घर पर आराम से। अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि सर टेम्परेचर बढ़ने से कैसे चेंज होगा, एक बार ट्राई कर लो। Eg ले लो 2.2 या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, बोल्ट्जमैन Kb जानते हो। T एक बार 300 केल्विन लो, दूसरी बार 400 केल्विन लो, फिर देख लो n की वैल्यू में क्या चेंज आता है, n नॉट भले ऐसे ही रहे। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये था वेरिएशन कि नंबर डेंसिटी में वेरिएशन कैसे होता है।
इसका मतलब अगर मैं सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ बनाना चाहूंगा, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, ये धीरे 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 क्या होती जाएगी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम होगी। इसका मतलब कंडक्टिविटी सिग्मा क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि वेरिएशन क्या होता है। और एलओएस में ऐसा कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है, लेकिन एलओएस के लिए एक चीज फिक्स है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब नंबर डेंसिटी है वो बढ़ेगी, नंबर डेंसिटी बढ़ेगी मतलब रेजिस्टिविटी कम, एलओएस नहीं सॉरी इंसुलेटर, हाँ सॉरी, कि अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब नंबर डेंसिटी क्या हुई, बढ़ी, नंबर डेंसिटी बढ़ी मतलब रेजिस्टिविटी कम होगी। ओके, सो उसमें और कोई स्पेसिफिक ऐसा रिलेशन दिया नहीं है। सो दैट्स इट। सो ये अभी हमने बच्चों क्या डिस्कस किया कि टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या रहता है। ओके, नाउ अब एक और टॉपिक हम डिस्कस अभी करने वाले हैं, दैट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ओके, क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, मोबिलिटी। सो नाउ लेट अस सी मोबिलिटी क्या रहती है। पहले मैं पानी पी लूं। So next one, that is mobility of a charge carrier। तो बच्चों मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात समझो कि मोबाइल का मतलब ये मूवेबल, मोबाइल मतलब का क्या मतलब है, मूवेबल। के पहले टेलीफोन आते थे वो सिर्फ पर्टिकुलर जगह पर रहते थे और हम उठाते थे, वायर के साथ कनेक्टेड होते थे, इसलिए उसको टेलीफोन बोलते थे। अब इसको मोबाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आराम से मूवेबल है। ओके, जिसमें बात कर सकते हैं, ये मूवेबल है। पहले वाला टेलीफोन क्या था, हमें बूथ पर जाना पड़ता था या पूरा वायर के साथ रहता था कनेक्टेड, तो इसलिए उसको मोबाइल नहीं बोला। तो अब आप समझ गए हो कि मोबाइल का मतलब क्या है, कि मूवेबल। ओके, विच कैन बी इजीली मूव। सो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर की बात हो रही, मतलब चार्ज की मूव करने की कैपेबिलिटी। अब कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो अप्लाई होगी। सो लेट अस सी कि मोबिलिटी को मैं कैसा दिखा रहा हूं बच्चों, म्यू के साथ दिखा रहा हूं। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन इसकी क्या है कि म्यू इज इक्वल टू वीडी बाई ई। ओके, शॉर्ट एंड सिंपल इसको याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हो मैथमेटिकली, कि वीडी बाई ई। ओके, तो वीडी क्या है, वीडी स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ई स्टैंड्स फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे बच्चों तो कैसे कर सकते हैं मोबिलिटी को, इट्स नथिंग बट द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी gained by electron, gained by charge, gained by given charge for unit इलेक्ट्रिक फील्ड, या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आप रख सकते हो। दैट इज व्हाट बच्चों, मोबिलिटी। ओके, कुछ नहीं है ना। मोबिलिटी का और अच्छी तरीके से अगर डिटेल में हम ले जाना चाहे तो आप देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने ऐसा देखा होगा, ई बाई एम इंटू टाउ। चलो ये नहीं देखा है, ए इंटू टाउ देखा हुआ है, v इज इक्वल टू, बस ऐसा याद रखो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आपको ये भी मालूम है कि F इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, मतलब एक्सेलरेशन की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं बच्चों, क्यू ई बाई एम। सो मैंने एक्सेलरेशन की जगह पर क्यू ई बाई एम रखा। चलो, तो वीडी का फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्सेलरेशन की जगह पर क्यू ई बाई एम इंटू टाउ। मुझे यहां पर इंट्रोड्यूस करना है मोबिलिटी को, तो बच्चों मोबिलिटी को लिए क्या करूंगा, वीडी बाई ई। सो वीडी और ये ई यहां पर ले आओ, सो इट्स क्यू टाउ बाई एम। सो मैं मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला रख सकता हूं, म्यू, दैट इज क्यू टाउ बाय एम। Okay, so it's another formula which shows the relation between mobility and relaxation time. So we can say that
कि मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा है मतलब मोबिलिटी क्या है, ज्यादा। रिलैक्सेशन टाइम कम है मतलब मोबिलिटी कम है। नाउ अब नेक्स्ट कि फॉर मेटल्स रिलेशन बिटवीन, अब हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई एंड मोबिलिटी म्यू। इलेक्ट्रिक करंट आई और मोबिलिटी म्यू का रिलेशन हमें चाहिए। तो बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने फाइंड किया है। काहे को मैं ये प्रपोज कर रहा हूं आपको, क्योंकि मोबिलिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्म में है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? दैट इज एन वीडिया। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? एन वीडिया। I इज इक्वल टू एन वीडिया, मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बताई थी। सो अब वीडी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं बच्चों? सो वीडी की जगह पर म्यू इंटू ई इंटू ए। सो इट्स द फॉर्मूला विच शोज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। ओके बच्चों, तो अब मुझे ये मेटल्स के लिए चाहिए। तो मेटल्स है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों सिर्फ होते हैं। मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो आई के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? एन ई म्यू ई इंटू ई ए। सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट फॉर मेटल्स इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी मोबिलिटी। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की बच्चों, कि अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर है ना, वो दो चीजें होती है। कौन कौन सी होती है बच्चों? सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होता है, वो एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा होल्स होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन और होल्स वो चार्ज कैरियर होते हैं। अब सेमीकंडक्टर इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा होल्स के लिए। ओके, कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ट्रांसफर नहीं होता है। कि लाइक मैं आपको बोलूं, मान लो ये सिलिकॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिली तो ये रफू चक्कर हो जाएगा। तो रफू चक्कर हो गया तो जो जहां पर इलेक्ट्रॉन था उस जगह पर क्या हुआ? वैकेंट सीट क्रिएट हुई। तो जो वैकेंट सीट क्रिएट हुई उसको हम क्या बोलते हैं? होल्स। ओके, मतलब होल्स का डेफिनेशन क्या होगा? इट्स डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। होल्स को सिंपल वे में अगर हम डिफाइन करें, सो इट्स व्हाट? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कंसिडर्ड एज होल्स। ओके, तो इसका इंपोर्टेंस क्यों है बच्चों? क्योंकि ये होल्स है वो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट बिहेवियर करता है। ओके, सो अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है दूसरे सिलिकॉन में तो उसको भी सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी, तो ये उस होल को रिप्लेस कर देगा। मतलब ये होल्स की मूवमेंट हम क्या बोलेंगे? तो यहां से कहां हुई? इस साइड हुई। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि सेमीकंडक्टर में सिर्फ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर के तौर पर दो चीजें होगी, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होगा। तो अगर मैं टोटल करंट अगर सेमीकंडक्टर के लिए बोलूं तो क्या होगा बच्चों? इट्स इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू होल्स। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट क्या होगा? सो दैट इज एन ई म्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज रहेगी ई, प्लस होल्स की वजह से क्या होगा? तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और मोबिलिटी ऑफ होल्स ई ई ए। ओके, सो नाउ ई ए कॉमन, so it's how much? Ne mu e plus NH mu h। तो ये मुझे रिलेशन मिला इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर सेमीकंडक्टर। फिर से सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर के तौर पर कौन होता है? दो चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन्स होता है और होल्स होता है। होल्स मतलब वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब कि अगर हम देखें तो होल्स का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड मूव हुआ तो होल्स कहां पर हुआ? बैकवर्ड मूव हुआ। ओके, सो इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर होगा पर्टिकुलर प्लेस से, लाइक मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं यहां से यहां चला गया, तो जहां पर भी मैं खड़ा था वो क्या हो गया? होल्स हो गया। ओके, ये चैप्टर 14 में डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं काफी शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, हो सकता है समझ में ना भी आए, चिंता मत करना, अभी सिर्फ यहां तक यूज होगा वो, उसके बाद में कोई जगह पर यूज नहीं होने वाला है। नाउ ये रिलेशन मिला, अब मुझे रेजिस्टिविटी का रिलेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों हमने एक रिलेशन देखा हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू वॉट? V बाय आर। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों कि V मतलब वॉट? E इंटू एल, वेज। V इज इक्वल टू ईडी, मतलब D की जगह पर L रखा। I, R मतलब वॉट? रो एल बाय ए, तो एल एल गया। सो फाइनली I मुझे क्या मिला बच्चों? ई ए बाय रो। तो I इज इक्वल टू ई ए बाय रो यहां पर रख दू, सो दैट इज वॉट? ई
EA NE mu E plus NH mu H। सो फाइनली EA गया, सो रो मुझे क्या मिला बच्चों, 1/रो ये मिला, तो रो मतलब 1/E, ये रो इस साइड भेजना पड़ेगा, सब्जेक्ट बना दो और कुछ बात नहीं है, NE mu E plus NH mu H। So it's the formula to find out resistivity in terms of mobility। ऐसे ही अगर आपको कंडक्टिविटी फाइंड करनी है बच्चों, तो कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करोगे, सिग्मा दैट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी लगा दो। ओके, सो दैट्स इट। सो बच्चों ये थोड़ा रिटन प्रैक्टिस चाहिए इस टॉपिक में, कोई हार्ड चीज नहीं है, स्पेशली आप होल्स पर रुके होगे लेकिन उसकी चिंता मत करो। ओके, सो नोट डाउन। नाउ अब आज अभी हम क्या क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल देखेंगे, जो आज का टॉपिक स्टडी किया उसी के बेस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अभी हमने देखा ना बच्चों, तो उसी के बेस न्यूमेरिकल देखेंगे आप, ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, विदाउट न्यूमेरिकल कभी फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लाइक अभी मोबिलिटी जितना भी समझा है वो न्यूमेरिकल के बिना नहीं होगा, लेकिन उसके तो काफी इजी न्यूमेरिकल है जो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जरूरी है टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला स्टडी करना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फंडामेंटल एंड बेसिक न्यूमेरिकल। सो क्या कहता है, लेट अस सी। क्या आज का क्वेश्चन नंबर 1 कि at what temperature would the resistance of copper conductor be doubled its resistance at 0 डिग्री सेल्सियस। तो कौन से टेम्परेचर पर कॉपर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस से ट्वाइस होगा। तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस फॉर्मूला बच्चों R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, ये भूलना नहीं है। ओके, सिमिलरली रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फू डेल्टू टी, ये भी आपको याद होना चाहिए। सो यही हमें पूछा गया है बच्चों। तो एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर बी डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो वो सॉल्व करें। तो क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, दैट इज 3.9 इंटू 10 टू द पावर -3 और डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमें यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो टी फाइंड करना है। तो सिंपली मैं फॉर्मूला लगाऊंगा R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब T माइनस टी नॉट। तो और एक चीज दी गई है कि 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब टी नॉट इज हाउ मच, 0 डिग्री सेल्सियस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि आपको बोल ही दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस के कॉपर का रेजिस्टेंस होता है उससे ट्वाइस कब होगा। तो ये T माइनस 0 लगाया मैंने, डेल्टा टी मतलब। सो फाइनली R दैट इज 2R नॉट, दैट इज R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ओके बच्चों, सो फाइनली R नॉट तो जाएगा, ये गया। सो 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू अल्फा टी, सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, इतना तो आना चाहिए। सो T इज इक्वल टू 1 बाय अल्फू, सो दैट इज 1 बाय 3.9 इंटू 10 टू द पावर -3। सो इट्स योर आंसर, हाउ मच, लेट अस सी, इट्स 256 डिग्री सेल्सियस। सो इट्स 256 डिग्री सेल्सियस। सो देखो बच्चों, काफी बेसिक न्यूमेरिकल है। ओके, सो कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा बिट भी इसमें कुछ पूछा है, लेट अस सी कि डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड शेप। या कि अगर आपको ये पूछा है कि कोई भी कॉपर कंडक्टर के लिए ये टेम्परेचर वैलिड होगा कि जहां पर रेजिस्टेंस ट्वाइस ही होगा 0 से, यस, क्योंकि ये आप फॉर्मूला देखो तो ये रेजिस्टेंस कौन सी चीज पर डिपेंड रहा, अल्फा पर रहा। ये साइज मतलब लेंथ, एरिया, जियोमेट्रिक डायमेंशन पर डिपेंड नहीं रहा। मतलब हम क्या बोलेंगे कि चाहे कोई भी कॉपर कंडक्टर हो, कोई भी साइज हो, कोई भी शेप हो, ये रेजिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि ये जियोमेट्रिक पैरामीटर पर डिपेंड नहीं है। मतलब इस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी डबल ही रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है 256 टेम्परेचर होगा, कोई भी कॉपर कंडक्टर हो, वहां पर रेजिस्टेंस ट्वाइस ही रहने वाला है, 0 से। ओके, सो ये काफी बेसिक क्वेश्चन था बच्चों। कुछ समझ में इसमें नहीं आया तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा दो, 50% तो समझ में आ ही जाएगा, बाकी 50% आप पर रहेगा। सो
दैट्स इट। ओके बच्चों, तो ये काफी छोटा सा न्यूमेरिकल था, लेकिन इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का न्यूमेरिकल, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। 5 स्टार क्वेश्चन है बच्चों, 5 स्टार। ओके, सो लेट अस सी कि क्या बोला है 5 स्टार में। चलो, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ओम। आइस पॉइंट मतलब बच्चों क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो टी नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आर नॉट दिया हुआ है 5 ओम। बी केयरफुल कि रेजिस्टेंस अगर आपको बोला है आइस पॉइंट पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है इनडायरेक्टली प्लेटिनम वायर का, एंड एट स्टीम पॉइंट दैट इज 5.23 ओम। तो स्टीम पॉइंट मतलब बच्चों टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस आर 100 दैट इज 5.23 डिग्री सेल्सियस। सो नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ। ओके, पहले आइस पॉइंट में मेजर किया, फिर स्टीम पॉइंट पर मेजर किया, अब हॉट बाथ में इंसर्ट कर रहे हैं। सो रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर दैट इज 5.795। तो हॉट बाथ का टेम्परेचर तो अभी हमें मालूम नहीं है, तब उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो उन्होंने बोल दिया 5.795 ओम। ओके, सो ये रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ, मतलब यही आपको फाइंड करना है कि जब इस बाथ में ये प्लेटिनम वायर रख दूंगा मैं यहां पर, तो इस हॉट बाथ में कितना टेम्परेचर होगा वो मुझे फाइंड करना है। तब रेजिस्टेंस आर टी दिया हुआ है। ओके, ये तो ये हमें फाइंड करना है बच्चों। ओके, सो नाउ ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, मुझे मालूम है, अभी आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि एक प्लेटिनम वायर दिया है, उसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है, स्टीम पॉइंट पर मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 5.23 ओम है। अब उसको हॉट बाथ में रख रहे हो, मतलब स्टीम पॉइंट भी नहीं है, 0 डिग्री भी नहीं है, हॉट बाथ बोला मतलब डेफिनेटली आप रेजिस्टेंस देखोगे तो ज्यादा है, मतलब उससे ज्यादा टेम्परेचर वाले कोई जगह पर रख रहे हो, तो वहां पर उसका रेजिस्टेंस मालूम पड़ गया लेकिन टेम्परेचर मालूम नहीं है। तो ये फॉर्मूला बच्चों जो आप देख रहे हो, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उसमें R नॉट क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर बिलो देन द गिवन टेम्परेचर। मतलब अगर मैं आइस पॉइंट को दोनों के लिए रेफरेंस बोल दूं, क्योंकि दोनों में सबसे कम टेम्परेचर कौन है, वो रेफरेंस टेम्परेचर माना जाता है। नहीं समझे कि मेरे पास ये 1 टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर और 3 टेम्परेचर है, तो रेफरेंस टेम्परेचर किसको हम कंसीडर करते हैं, जो सबसे कम है। मतलब फॉर अगर मैं आइस एंड स्टीम कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, तो उसमें क्या लगाऊंगा बच्चों, T माइनस टी नॉट। तो R क्या होगा बच्चों, R 100 होगा। मतलब अभी भी इसको मैं प्रॉपर्ली सोल्व करूं तो R 100 5.23 इज इक्वल टू R नॉट दैट इज 5 1 प्लस अल्फा इंटू टी, क्योंकि टी नॉट 0 डिग्री है और टी कितना है, अगर ये 100 है ना, चलो रख देते हैं। सो बच्चों ये इसको और सिंप्लीफाई करो तो 5.23 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 अल्फा 100 माइनस 0। चलो अब 5 इसको आप है ना विदाउट डेटा भी कर सकते हो, काम करें डेटा एट द एंड रखेंगे, पहले बेसिक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो R 100 इज इक्वल टू R नॉट प्लस R नॉट अल्फा, देखो मैं सेम चीज कर रहा हूं लेकिन विदाउट डेटा कर रहा हूं ताकि मुझे बारी बारी डेटा रखना ना पड़े। तो R 100 माइनस R नॉट दैट इज R नॉट अल्फा T माइनस टी नॉट। मुझे अल्फा नहीं दिया है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसलिए कैसे भी करके मुझे अल्फा को हटाना पड़ेगा रास्ते से। सो नाउ R 100 माइनस R0 ये मिला मुझे। अब मैं यहां से रुक जाता हूं। अब फॉर आइस एंड हॉट बाथ कंसीडर कर रहा हूं, बी केयरफुल। अब आप बोलोगे कि सर हम हॉट बाथ और स्टीम पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि रेफरेंस जो भी हम रेजिस्टेंस कंसीडर करें, टेम्परेचर कंसीडर करें, वो तीनों में से लोएस्ट होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। अगर मैंने हॉट बाथ के लिए अगर 0 डिग्री लिया है तो मैं आइस पॉइंट के लिए, सॉरी स्टीम पॉइंट के लिए भी कितना लूंगा, 0 ही लूंगा। सो अगेन RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब T माइनस टी नॉट। ओके बच्चों, सो फाइनली इसका सिंप्लीफाई करें तो R नॉट प्लस R नॉट अल्फा T माइनस 0 मतलब T। सो ये RT मिला। अगेन इसको यहां पर ले जाओ तो RT माइनस R0 इज इक्वल टू R नॉट अल्फा T। ओके, सो अब इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2।
सो बच्चों इक्वेशन 1 और 2 आप देखो गुड, तो ये t-0 में ये सिर्फ t बचेगा। ओके, सो इसका रेशियो अगर मैं कंसीडर करूंगा इक्वेशन 2/1 या 1/2 कुछ भी करो, तो 2/1 कर रहा हूं तो RT माइनस R0 बाय R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा टी बाय R0 अल्फा। और इस केस में टेम्परेचर हॉट बाथ का कितना था, 100 था बच्चों, मतलब ये 100 माइनस 0, तो ये 100 रख दिया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, वरना आप टी कैंसिल करने चले जाओगे। सॉरी ये t है और ये 100 है, इक्वेशन 2/1 किया ना हमने, तो कोई बात नहीं। सो फाइनली हम अगर देखें यहां पर तो RT कितना है बच्चों, RT 5.795 माइनस R0 5 है, अगेन R100 5.23 माइनस 5, R0 गया, अल्फा अल्फा गया, देखो काफी ये अब इजी हो गया, t/100। सो t को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो इट्स 0.795 डिवाइड बाय 0.23 इंटू 100। अब जो भी आंसर आए वो आप रख लो यहाँ, इट्स योर फाइनल आंसर। फिर भी मैं देख लूं कि इसमें उन्होंने क्या दिया है। ओके, सो 345.65 दिया है उन्होंने, फिर भी आप एक बार सोल्व कर लेना। 345.65 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है बच्चों, तो कुछ यहाँ पर हार्ड चीज नहीं है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो तो कोई मैंने बड़ी चीज नहीं की है, ऐसा आपने किया हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में L = L0 1 + अल्फा डेल्टा टी 2 बार लगाया है, वैसे मैंने 2 बार लगाया। जरूरत सिर्फ एक ही चीज की है कि रेफरेंस किसको कंसिडर करें। ओके, तो रेफरेंस कैसे कंसीडर करना होता है, जो हमारे पास डेटा है उसमें सबसे कम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है उसको रेफरेंस रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, दैट्स इट। ओके बच्चों, अब जो भी आपके पास बुक है एसएलआरआ है या कोई भी दूसरी बुक होगी तो उसमें सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व हो गए। ओके, सो मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करो, जब भी रुको तो आप मुझे कभी भी बोल सकते हो। थैंक यू।